नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 11 भारत स्पेशल। मैं हूं अभिषेक सिन्हा आपके साथ। चर्चा करेंगे आज खरी खरी पर। खरी खरी जो राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने कहा, मीडिया से बात करते हुए राज्य में फैल रहे जनाक्रोश के मुद्दे पर जो खरी खरी कहा, ईडी की कार्रवाई पर जो खरी खरी कहा, एक लीडर बनने के लिए प्रधानमंत्री जैसे शख्स को भी कई घंटों तक जांच एजेंसियों के समक्ष रहना पड़ा था, इस पर भी खरी खरी कहा। चर्चा इस पर भी करेंगे। ईडी ने कैबिनेट सचिव वंदना डाडेल के पत्र के जवाब में आज पत्र भेजा है। बहुत खरी खरी लिखा गया है पत्र में, उसकी भी चर्चा करेंगे। क्या क्या खरी खरी बताई गई। तो इस वक्त की बड़ी खबर आ गई है, साहेबगंज के डीसी रामनिवास यादव को ईडी ने पत्र लिखा। दरअसल समन पर जो रवैया हो गया है राज्य के नेताओं और पदाधिकारियों का, उसके बाद पत्र लिखना पड़ रहा है। पत्र के जवाब में पत्र जरूर मिलता है, कई तरह की सहमतियां भी मिलती हैं, कई तरह की बातें भी आती हैं, और पत्र इधर से भी लिखा जाता है। झारखंड कैबिनेट से भी लिखा गया। एक एसओपी जो पारित हुआ था, उस पर वंदना डाडेल ने ईडी को पत्र लिखा था। आज ईडी ने उस पत्र का जवाब दिया है और पत्र में काफी खरी खरी सुनाई गई है। पत्र में यह साफ लिखा गया है कि पीएमएलए की धाराओं के तहत जांच अधिकारी से जांच के संबंधित पूछताछ करना गैर कानूनी है। उन्होंने वंदना डाडेल से ईडी ने यह भी पूछ दिया कि किसके निर्देश पर आपने यह पत्र लिखा है, जो बहुत बड़ा मामला है। ईडी ने यह साफ कर दिया कि जब इस मामले में आप कहीं है ही नहीं, जिनको सम्मन होता है जवाब देने का अधिकार उन्हीं को है। जब आपको सम्मन नहीं किया गया धारा 50/2 के अंतर्गत पीएमएलए की धारा, तो फिर आप बीच में इंटरफेयर क्यों कर रहे हैं, कैबिनेट क्यों कर रहा है, और ऐसा कोई भी आदेश, संदेश, संकल्प कोई जारी नहीं कर सकता। ईडी की शक्तियां अक्षुण्ण हैं, सुप्रीम कोर्ट से भी अक्षुण्ण नहीं है। क्या है पूरा मामला, देखिए पहले ये रिपोर्ट, उसके बाद करेंगे स्वागत अपने अतिथियों का, करेंगे चर्चा। ईडी की कार्रवाई पर राज्यपाल का बड़ा बयान, कहा कोई मुख्यमंत्री कानून से ऊपर नहीं, ईडी कर रही अपना काम, जवाब देना सीएम का दायित्व, लोकतंत्र पर सवाल खड़े करने की अनुमति नहीं। ईडी की कार्रवाई को लेकर राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने बड़ा बयान दिया है। राज्यपाल ने कहा है कि कोई भी मुख्यमंत्री देश के कानून से ऊपर नहीं है, ईडी अपना काम कर रही है, सीएम का भी दायित्व है कि वो ईडी को अपना जवाब दे। ईडी की कार्रवाई से लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ने के सवाल पर राज्यपाल ने कहा कि आखिर लॉ एंड ऑर्डर क्यों प्रभावित होगा। उन्होंने कहा कि लंबे समय तक पीएम मोदी भी जांच एजेंसियों के प्रति जवाब दे रहे हैं। Why law and order has to be affected? Why law and order has to be affected? ED is doing its duty. It is the duty of the Chief Minister to give the right answers to the ED. Why? No Chief Minister is above. Why law and order situation will go into worst? Why? Why public should get angry? No questions? No questions in a democracy is not allowed. You know, the Prime Minister has answered to the special investigation team for a long time. You have to give the answers if you want to become the leader. एक और राज्यपाल का बड़ा बयान आया, तो दूसरी ओर कैबिनेट सचिव वंदना डाडेल की चिट्ठी पर ईडी ने सख्त जवाब दिया। ईडी का कैबिनेट सचिव को सख्त जवाब, भ्रष्टाचार की जांच के लिए इजाजत की जरूरत नहीं, पूछताछ के लिए किसी को भी समन जारी कर सकती है ईडी, प्रवर्तन निदेशालय करता है भ्रष्टाचार की जांच, मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सरकार को सवाल पूछने का अधिकार नहीं। कैबिनेट सचिव वंदना डाडेल ने भेजी थी ईडी को चिट्ठी। ईडी के समन और नोटिस को लेकर कैबिनेट ने एसओपी को मंजूरी दी थी, जिसके बाद कैबिनेट सचिव ने ईडी को पत्र लिखकर साहिबगंज डीसी रामनिवास यादव, एसपी नौशाद आलम समेत कई अधिकारियों को जारी समन को लेकर सवाल पूछे थे, जिस पर ईडी ने सख्त जवाब दिया है। राज्यपाल के बयान और ईडी के जवाब के बाद एक बार फिर विपक्ष ने सरकार पर हमला बोला। और इसलिए चोर या भ्रष्ट या दलाल लोग जितने भी उछल कूद कर ले, अंत में इन लोगों का जो जगह होगा, इन लोगों का जो ठिकाना होगा, वो हटवार ही होगा। और ऐसे लोग हटवार में रहेंगे तभी झारखंड का विकास होगा।
ईडी जैसी एजेंसी को पार्लियामेंट ने ही अधिकार दे करके बना करके तैयार किया है, तो ये भारत सरकार की एजेंसी है। स्वाभाविक है कि इस प्रकार की संघीय ढांचा पर आघात करना यह लोकतंत्र के लिए भी वाजिब नहीं है और शासन में बैठे हुए जो अधिकारी है उनको भी इससे बचना चाहिए। कि आक्रोश ईडी किसी को पूछताछ के लिए बुलाती है, इसका होना चाहिए कि जो भ्रष्टाचार हुआ है या हो रहा है, आक्रोश उस पर होना चाहिए। जनता के सामने ही इस बात को रखनी होगी कि आक्रोश हम भ्रष्टाचार के खिलाफ व्यक्त करेंगे, कि आक्रोश भ्रष्टाचार का कोई आरोपी बनाकर हम उसे पूछताछ कर रहे हैं, इस पर करेंगे। ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि हमारे राज्य के मुख्यमंत्री जी एक आरोपी हो गए हैं और उनसे भारत सरकार की सक्षम संस्था पूछताछ कर रही है। इधर राज्यपाल के बयान पर जेएमएम ने कहा है कि राज्यपाल को बीजेपी नेतृत्व ने जो टास्क दिया है, राज्यपाल वही पूरा कर रहे हैं। राज्यपाल महोदय को जो टास्क दिया गया है भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के द्वारा, वो बड़ा ओबीडियंटली अपने टास्क को पूरा करना है। तो उनके इस प्रकार के जो बयान हैं, चाहे उनके जो बातें वो कहते हैं, वो तो जो असाइन्ड वर्क है, जो प्रोजेक्ट है, उसको पूरा एग्जीक्यूशन करना है। पहले दिन से एक खास एजेंडे पर काम कर रहे हैं महामहिम राज्यपाल। बिना मतलब की बातों को उल्लेख करके राज्य में भ्रम पैदा करना, ये संवैधानिक परमों जैसे पद को ये शोभा नहीं देता। जमीन घोटाला मामले में ईडी के 7 समन पर सीएम पूछताछ के लिए पेश नहीं हुए, जिसके बाद ईडी ने चिट्ठी लिखकर समन पर पेश नहीं होने के कारण पूछे थे। साथ ही सीएम सोरेन को जवाब देने के लिए 16 से 20 जनवरी तक का वक्त दिया है, जिसके बाद सीएम ने बयान दर्ज करने के लिए 20 जनवरी का समय दिया है और सीएम आवास में भी बयान लेने को कहा है। ऐसे में ईडी 20 जनवरी को पूछताछ की तैयारी में जुटी है, लेकिन इसके खिलाफ जेएमएम सड़क पर उतर आया है। साहेबगंज बंद बुलाया, लेकिन अब राज्यपाल ने भी साफ कर दिया है कि कानून से ऊपर कोई नहीं है। न्यूज़ 11 भारत के लिए जमशेदपुर से मनोज के साथ रांची से राकेश, विपिन और सहनवाज अख्तर की रिपोर्ट। पूरी रिपोर्ट आपने देख ली। खरी खरी में क्या कहा राज्यपाल ने, हमने आपको स्पष्ट सुनाया, कैमरे पर आपने देखा कि गवर्नर ने यह साफ कर दिया है कि कोई भी हो, वो मुख्यमंत्री ही क्यों ना हो, वो कानून से ऊपर नहीं है। और देश के प्रधानमंत्री भी इस मामले में, कई मामलों में जो है जांच एजेंसियों के समक्ष पेश हुए हैं, जांच एजेंसियों का सामना किया है, तो किसी भी नेता को जांच एजेंसियों के समक्ष जाना होगा। चलिए चर्चा की शुरुआत करते पहले अपने अतिथियों का स्वागत कर रहे हैं। हमारे साथ भाजपा से प्रतुल शाहदेव जी जुड़े हुए हैं, स्वागत है प्रतुल जी आपका। हमारे साथ कांग्रेस से संजय सिंह जी जुड़े हैं, डॉक्टर संजय सिंह स्वागत करते हैं आपका। हमारे साथ आजसू से परवाज खान जुड़े हैं, परवाज स्वागत करते हैं आपका। तीनों लोगों का स्वागत करते हैं। सवाल की शुरुआत करते हैं कांग्रेस से। गवर्नर ने आज यह स्पष्ट कर दिया, राज्यपाल ने, राजभवन ने आज क्लियर कर दिया कि कोई भी व्यक्ति हो, मुख्यमंत्री ही क्यों ना हो, किसी भी राज्य का मुख्यमंत्री हो, वो कानून से ऊपर नहीं है। 7 सम्मन ईडी के गए, मुख्यमंत्री पेश नहीं हुए, लेकिन 8वीं बार जब पत्र लिखा गया तो मुख्यमंत्री ने पूछताछ करने के लिए मुख्यमंत्री आवास बुला लिया, 20 जनवरी की तारीख मुकर्रर कर दी। कैसे देखती है कांग्रेस इसको और आज के गवर्नर की टिप्पणी को? रूल ऑफ लॉ प्रिवेल करे, ये कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है। किसी भी इन्वेस्टिगेशन का ऑब्जेक्टिव होता है निष्कर्ष तक पहुंचना। मुख्यमंत्री जी बहुत ही शालीनता से, जवाबदेही के साथ ईडी को जो भी प्रश्न ईडी पूछेगा, समन के क्रम में जो पूछताछ होगी उसको वो आंसर करेंगे। आंसर करने के क्रम में वो और ईडी के जो अधिकारी होंगे, अधिकारियों का टीम होगा, वो उस प्रोसेस को आगे बढ़ाएगा। महामहिम राज्यपाल ने जो बात कही है वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल फैक्ट है। स्टेट का दायित्व होता है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, और स्टेट को स्टेट लिस्ट में ये सब्जेक्ट दिया गया है, इसलिए लॉ एंड ऑर्डर हमेशा स्टेट का सब्जेक्ट रहेगा।
कोई भी परिस्थिति हो, चाहे वो परिस्थिति किसी संवैधानिक पद पे बैठे, किसी मुख्यमंत्री जी का हो, मंत्री का हो, किन्हीं का भी हो, कॉन्स्टिट्यूशन प्रेसिडेंट और गवर्नर को छोड़कर किसी को इम्यूनिटी प्रदान नहीं करता है। रही बात जन आक्रोश की, तो ये बात सच है कि कभी कभी स्वस्फूर्त जन आक्रोश होता है। अब उस पर मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं, लेकिन मुझे लगता है कि झारखंड का जो पृष्ठभूमि है जी, आंदोलन का, विद्रोह का, हुल से लेकर उलगुलान तक, तो पता नहीं किस गांव में कैसा परसेप्शन बन रहा है, लोग इसको कैसे देख रहे हैं। जब कार सेवक 6 दिसंबर 1992 को कूच कर रहे थे, मार्च कर रहे थे बाबरी मस्जिद विवादित ढांचे की तरफ, पता नहीं उनके मंशा में क्या थी, लेकिन संभवतः जन आक्रोश होगा, तभी तो वो विवादित ढांचा सर, जांच की बात नहीं, मैं उसको रखना चाहता हूं। जनाक्रोश का जनाक्रोश पर मैं चर्चा कर रहा हूं। जनाक्रोश एक विषय है जो जांच से जुड़ा हुआ नहीं है। मेरा सवाल संजय सर आपसे ये था कि 7 संबंध पर मुख्यमंत्री पेश नहीं हुए, 8वीं बार जब पत्र लिखा गया तो मुख्यमंत्री ने अपने मुख्यमंत्री आवास पर बुलाया, 20 जनवरी की तारीख मुख्यमंत्री ने दी ईडी को। फिर आखिर ये 7 संबंध पर ना जाने का कारण क्या रहा? अगर पूछताछ को तैयार है तो पहले संबंध पर भी यही कर लेते। इस प्रश्न का उत्तर आपके पास है, क्योंकि ये पूरी प्रक्रिया आपको दिखी होगी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट वगैरह वगैरह। फाइनली एक स्टेज आया जहां मुख्यमंत्री जी के द्वारा ये कम्युनिकेट किया गया कि हाँ, मैं 20 तारीख को पूछताछ के लिए तैयार हूं, आप आइए। फाइनली जब कोई स्टेज नहीं आया तो फिर सीएम ने ये स्टेप ले लिया। हाँ, लेकिन हम ये मान सकते जनाक्रोश की जब बात होती है, जनाक्रोश पर हम बाद में बात करेंगे। होता है, इसके बाद हम जनाक्रोश पर बात करेंगे। स्वतः भी होता है, नहीं बिल्कुल होता है। झारखंड आंदोलन जब हो रहा था राज बनाने के लिए, तब भी जनाक्रोश था। बिल्कुल जनाक्रोश पर बात करेंगे संजय सर, और जनाक्रोश की जहां तक बात होगी, लोगों की जहां तक बात होगी, तो आवाम इंसाफ चाहती है। आवाम चाहे कहीं की भी हो, आवाम किसी भी गुनहगार को बचाना तो नहीं चाहेगी। हां, किसी बेगुनाह के गुनाहगार बनाए जाने पर निश्चित तौर पर जनाक्रोश फूटता है। स्वागत करते हैं हमारे साथ इस बीच झामुमो से मोहन कर्मकार जी जुड़ गए हैं। मोहन जी, स्वागत करते हैं आपका। रुख करते हैं भाजपा का। 7 संबंध पर पेशी नहीं हुई सीएम की, 8वें संबंध पर सीएम ने यह स्वीकार कर लिया कि आइए 20 तारीख को पूछताछ कीजिए। अब मुख्यमंत्री के प्रेस सलाहकार कहते हैं कि 22 जनवरी को पूछताछ हमसे भी कर लीजिए, और रामनिवास यादव को ईडी पत्र लिखता, 19 जनवरी को फिर से समन हो जाता, 19 जनवरी को उनको फिर से तारीख पर जाना है। इधर गवर्नर कहते हैं कि जांच एजेंसियों और कानून से बड़ा कोई नहीं है, ईडी की शक्तियां अक्षुण्ण हैं। देखिए, आपने बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट उठाया और बिल्कुल आपके स्टोरी में भी इस बात को दिखाया गया, और महामहिम ने भी कहा। मुझे लगता है मुख्यमंत्री जी को, सत्ताधारी गठबंधन को ये याद दिलाने का समय आ गया है कि कानून सबके लिए बराबर है। इनके एक प्रवक्ता ने आज ही सुबह कहा कि भाई मुख्यमंत्री है, जब मन थोड़ी मर्जी वो चले जाएंगे, ऐसे कभी किसी को आप नहीं बुला सकते। मैं इनको याद दिला दूं, राम राज की जब परिकल्पना हुई थी, राम राजा जब बैठे थे, राजा राम, तो उस समय यही था कि राजा जो है वो स्वहित को त्याग कर जनता के हित के बारे में सुनेगा, और उसके लिए क्या उसका पुत्र और क्या एक आम आदमी, सबके लिए कानून बराबर रहेगा। लौटते हैं 720 बीसी में। उस समय एक लीगल फिलोसोफर था गुआंग जोंग, उसने अपने पुस्तक में लिखा है, बड़ा फेमस वो आर्टिकल है जो मॉडर्न लॉ की एक तरह से बुनियाद रखता है। उसने लिखा था कि राजा और रंक सब कानून के समान बराबर है। चलिए लास्ट में आपको बताते हैं, 420 का जिक्र करते हैं। जब एथेंस में कंसेप्ट ऑफ द स्टेट पहली बार आया था, उस समय थ्यूसिडिड्स ने अपने आर्ट ऑफ वॉर में लिखा है कि आज मैंने जिसको जीता और पहले भी मैं जिसको जीत चुका हूं, सब मेरी नजरों में बराबर है, मैं किसी में भेदभाव नहीं करता। और चलिए लौटते हैं 1945 में जब यूएनओ बना। यूएनओ का डिक्लेरेशन में क्या था? जो यूएनओ का डिक्लेरेशन नंबर 7 है, वो स्पष्ट कहता है कि सब लोग कानून की नजरों में बराबर है। और भारत के संविधान की ओर लौटते हैं, ज्यादा दूर मैंने आपको बहुत दूर तक क्या सफर करा दिया। आर्टिकल 14 ये स्पष्ट कहता है भारत का संविधान का, मैं लाइन पढ़कर सुनाता हूं, ऑल पीपल आर सेम इन द आईज ऑफ लॉ। और फाइनली इसको अभिषेक जी, सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही बहुचर्चित एन थॉमस वर्सेस स्टेट ऑफ केरला में इस केस को और डिफाइन करते हुए आर्टिकल 14 के बारे में स्पष्ट किया था कि किसी को
खास का तगमा देकर आप उसे नहीं बचा सकते। एवरीबडी इज इक्वल। लेकिन मुख्यमंत्री जी शायद ये भूल गए और आज जो ये गवर्नर की शक्तियों पर प्रश्न उठा रहे, गवर्नर साहब ने बिल्कुल सही कहा। लॉ एंड ऑर्डर में भी मानता हूं कि जो लॉ एंड ऑर्डर है वो स्टेट लिस्ट में है और जो आर्टिकल लेकिन प्रतुल जी खास बना कौन रहा है? आम आदमी को एक सम्मन के बाद छापा पड़ जाता है, सीएम को 7-7 सम्मन हो गए, 8वीं बार पत्र लिखा जा रहा है, खास तो जांच एजेंसी ही बना दे रही है। एजेंसीज के इंतकाम में हम इंटरफेयर नहीं करते। एजेंसीज ने क्या सोचकर ऐसा किया ये तो वही बता पाएंगे। आपने जितने उदाहरण दिए प्रतुल जी, मैं बता रहा हूं, आपने जितने उदाहरण दिए, समानता का अगर अधिकार है, कानून पर चलना है, तो फिर किसी खास को 7 सम्मन 8 सम्मन की व्यवस्था क्यों दी जा रही है? और ये तो भाई मुझे लगता है ईडी बता पाएगी। लेकिन जो अरविंद केजरीवाल है वो भी मुझे लगता है चौथे सम्मन तक कुछ को जवाब दे रहे, अब तो जवाब देना भी छोड़ दिया। देखिए जो लॉ एंड ऑर्डर है वो संविधान के आर्टिकल 7 में स्टेट का सब्जेक्ट है। लेकिन एक बड़ा इंपॉर्टेंट मैं आपके चैनल में बताना चाहता हूं, 5th शेड्यूल का जो एरिया होता है उसमें स्पष्ट 5th शेड्यूल में वर्णित है। मैं ये लाइन को पढ़ के सुना रहा हूं। द गवर्नर में मेक रेगुलेशंस फॉर द पीस एंड गुड गवर्नेंस ऑफ any area in the state which is for the time being a scheduled area। यानी राज्यपाल को 5th शेड्यूल के एरियाज में, यानी जो साहिबगंज, रांची, खुट्टी और जो तमाम ट्राइबल एरियाज हैं उनमें विशेष अधिकार दिए गए हैं लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए। मुख्यमंत्री जिस तरीके से भाग रहे हैं, और आज तो जो ईडी ने कड़ा पत्र लिखा है जो आपने अपने चैनल में दिखाया, और ये तो हम पहले से कह रहे थे कि 27 जुलाई 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने अपहोल्ड किया था ईडी की सारी शक्तियों को, जब सारे राजनीतिक दल मिलकर कहते थे कि साहब हमारे खिलाफ ये ईडी जो है प्रहार कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ईडी की अरेस्ट करने की, सीज करने की, डिटेन करने की पावर जो है वो सर्वोपरि है। और ईडी ने यह भी कहा था कि ECIR यानी इन्फोर्समेंट केस इंफॉर्मेशन रिपोर्ट और FIR में अंतर है। किसी व्यक्ति को सम्मन देने के समय ईडी के पास ये आवश्यक नहीं कि वो किसी को सूचना दे। और ईडी ना जो कैबिनेट सेक्रेटरी हैं उनसे सही पूछा, साहब आपका क्या लोग का स्टैंड है ये केस में, उस पर आप कौन है? प्रतुल जी पर तुरंत लौटेंगे, पत्र पर चर्चा करेंगे। एक लैंडमार्क जजमेंट है जल्दी अपनी बात खत्म करें डॉक्टर साहब। हाँ, एक लैंडमार्क जजमेंट है। उस जजमेंट में क्लियरली 2 डायरेक्शन दिया गया। पहला किस वर्ष का डॉक्टर साहब? ये 2023 अक्टूबर 3 बंसल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। मुझे 10 सेकंड देंगे इनके बाद जी, आप इसको ऑथेंटिकेट भी कर लेंगे। मैं जानता हूं आदेश क्या है? इस जजमेंट में 2 इंपॉर्टेंट बातें हैं। पहला डायरेक्शन ये है ईडी को कि आप जब भी अरेस्ट करेंगे तो रीजंस फॉर अरेस्ट को इन राइटिंग कम्युनिकेट करेंगे जी, और वो कम्युनिकेशन जो है आप अवेलेबल कराएंगे टू दी पर्सन हु हैज बीन अरेस्टेड जी। नंबर 2 जो उसमें है कि समन जो सर्व किया गया अंडर सेक्शन 50 ऑफ PMLA जी, वो एक न्यूट्रल लीगल डॉक्यूमेंट होता है। उसमें न कोई एक्यूज्ड होता है न कोई उसमें गवाह होता है जी। तो आप पूछताछ के दौरान जो भी उससे जानकारी लेंगे वो उसके अगेंस्ट में इंक्रिमिनेट करने के लिए यूज नहीं कर सकते हैं जी, कोर्सिव तरीके से उसको इंक्रिमिनेट करने के लिए यूज नहीं कर सकते हैं। वो फ्री है और इसीलिए उनको जब बेल मिला तो कहा गया ईडी के काउंसिल के द्वारा जो सबमिट किया गया कि उनका जो सबमिशन था वो ये था कि हम लोगों के द्वारा उनको बता दिया गया वर्बली कि आपको हम लोगों ने किन कारणों से अरेस्ट किया है। और ये भी कहा गया कि ECIR जो है वो हमारा इंटरनल डॉक्यूमेंट है। फैक्ट ये है कि FIR 154 ऑफ CRPC के अंतर्गत एक लीगल डॉक्यूमेंट है। ECIR जो है न तो IPC में प्रोवाइडेड है, न CRPC में, न PMLA में। ये एक इंटरनल डॉक्यूमेंट इनका है। जब भी ये कोई केस रजिस्टर करते हैं, बताना क्या चाह रहे हैं? शॉर्ट में बताएं। बताना ये चाह रहे हैं जी कि जहां बेसिकली मदन लाल की कहानी पर चर्चा होती है उसके आगे सुप्रीम कोर्ट बढ़ गई है और सुप्रीम कोर्ट रिव्यू करने के लिए जो 3 जजेस का एक बेंच को कॉन्स्टिट्यूट किया था, अगर जस्टिस खन्ना सुपरएनुएट करने की स्थिति में नहीं आते दिसंबर में तो ये आदेश आ जाता। आ रहा हूं प्रतुल जी। और अभी आया नहीं है, आएगा रिव्यू होने के लिए फिर से एक वर्तमान
हम वर्तमान में चलते हैं संजय जी, हम दिशा को बता रहे हैं। देखिए 20 सेकंड हम दिशा को बता रहे हैं। समझिए बात को। जो आदेश ये देश बेसिकली न्याय पर चलता है, रूल ऑफ लॉ पर चलता है। लेकिन संभावनाओं और आशंकाओं पर हम लोग बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट चर्चा ऑफ नहीं कर इंडिया सकते। कोर्ट के निर्देश पर कैसे आप आदेश जो आने वाला है सुप्रीम उसको कैसे कर सकते हैं? माननीय सुप्रीम कोर्ट का जब भी कोई आदेश आ जाता है, सुप्रीम कोर्ट का ही क्या है। आएगा? हाइपोथेटिकली कैसे क्या करेंगे? आएगा? संभावनाओं और आशंकाओं पर हम बंसल चर्चा नहीं वर्सेस कर यूनियन ऑफ सकते। इंडिया सुप्रीम कोर्ट का आदेश। प्रतुल जी कुछ बोलना चाहते हैं, देखिए, जल्दी बोलिएगा। बिल्कुल इन्होंने बिल्कुल सही जजमेंट को साइड किया और अपनी ही सारी कहानी बता दी। उस जजमेंट में स्पष्ट लिखा है कि जो अरेस्ट करने के समय जो अक्यूज है उनको बताना है कि उनका ऑफेंस क्या है। और कैबिनेट सेक्रेटरी जो पत्र लिखकर पहले सम्मन के समय पूछ रही है कि भाई आप बताइए इनका ऑफेंस क्या है। पत्र पर आ रहा हूं, पत्र पर आ रहा हूं। तो ये नहीं पत्र पे मानना चाहेंगे। नहीं, मुख्यमंत्री भी कह रहे हैं क्या बताइए। रिस्पॉन्ड करना चाहेंगे। पत्र की कॉपी मेरे पास है, मैं पत्र पर आऊंगा, पत्र पर भी आपसे चर्चा करूंगा। पहले एक बार झामुमो से पूछता हूं, मुझे 10 सेकंड खाली समअप के लिए देंगे। ये बेल के समय जो जरूरी, माफ कीजिएगा, अरेस्टिंग के समय ये बताना जरूरी है। जिस समय समन होता है, इन्होंने बिल्कुल सही कहा, समन किस रूप में हुआ, अक्यूज, विटनेस, वो नहीं पता। लेकिन मुख्यमंत्री भाग रहे साहब, पूरी की पूरी दाल काली है। और ईसीआईआर को अपहोल्ड किया 27 जुलाई 2022 को, जब तक कोई नया जजमेंट नहीं आता। सुप्रीम कोर्ट का वो फुल बेंच का जजमेंट स्टैंड करता है कि ईसीआईआर एक जो है वो डॉक्यूमेंट है और ईडी को देना उसको जरूरी नहीं। जी चलिए रुक करते हैं मोहन कर्मकार साहब का झामुमो का। मोहन जी, साथ साथ सम्मन होते हैं, झामुमो रिएक्ट करती है, झामुमो ये कहता है कि ये गलत हो रहा है, सीएम के साथ गलत हो रहा है। 8वीं बार जब पत्र लिखा जाता है तो मुख्यमंत्री ने सीएम हाउस में पूछताछ के लिए अपनी मर्जी से स्वीकृति दी, सहमति दी, सीएम हाउस में पूछताछ हो, 20 जनवरी को पूछताछ हो। लेकिन उसके तुरंत बाद झामुमो के तेवर बागी दिखने लगते हैं, सड़क पर झामुमो उतर जाता है, साहिबगंज बंद का ऐलान कर दिया जाता है। अभी सूचना मिल रही है कि राजधानी में भी बंद का आह्वान किया जाएगा। ये क्यों? सड़क पर जनाक्रोश क्यों आने लगा, वो भी जब मुख्यमंत्री की सहमति से पूछताछ होनी है? सवाल है इस पर और मैं इस पर जवाब देना चाहता हूं। मुख्यमंत्री का पद भी एक संवैधानिक पद है और दूसरी तरफ पहले से ही उसका कार्यक्रम कई जगह पर तय है, अपना व्यस्तता के कारण भी। और इस पर लीगल ओपिनियन भी लिया जा रहा था। जो सीएम के अधीन में जो भी लीगल टीम है उनकी इसकी समीक्षा भी कर रहे थे। और ये सारी चीजों को देखने के बाद जो समय दिया गया है, हमको लगता है कि ये सीएम का हिसाब से भी ये सुटेबल समय है। और ईडी को इस पर वो भी माने हैं और इस पर उसको सवाल जो भी पूछना है वो पूछेंगे, उसका जवाब ये दिया जाएगा। लेकिन मेरे कहने का मतलब है कि एक चुनी हुई सरकार को बार बार आप जिस तरह से नोटिस भेज रहे हैं, केवल आप जहां पर नॉन बीजेपी गवर्नमेंट है उस जगह पर वहां की सरकार को अस्थिर करने के लिए आपका ईडी काम कर रही है। लेकिन जहां पर भाजपा की सरकार है या जो लोग पहले ओपोजिशन में थे और भाजपा का दामन थाम लिए, वैसे कई ऐसे लोग हैं जो हर डिबेट में इस पर चर्चा भी कर चुका है। लोगों के ऊपर कई हजार करोड़ का, सैकड़ों करोड़ का भी घोटाला है, हजारों करोड़ का भी घोटाला है, कई ऐसी संगीन मामला है और जिस पर ईडी किसी तरह का कोई कार्रवाई नहीं करता है। यहां तक कि महाराष्ट्र का जहां तक ये केस है जो अजीत पवार का, उसमें ईडी वहां पर चार्जशीट रिपोर्ट उसको सबमिट करना था और उसमें वो सीधी बोल दिया कि फाइल ही गायब हो गया। तो इस तरह जो भी बीजेपी में शामिल हो जाते हैं, ईडी के द्वारा जो भी उनके ऊपर कार्रवाई करना होता है वो सारा चैप्टर बंद हो जाता है। मुझे आपको रोकना पड़ेगा मोहन जी, लगता है सवाल से आप थोड़ा सा भटक गए हैं। सवाल मेरा यह है कि मुख्यमंत्री ने अपनी मर्जी से 20 जनवरी को पूछताछ के लिए सहमति दी है, स्वीकृति दी है। पूछताछ भी कहां होनी है? मुख्यमंत्री के आवास पर होनी है। यह सड़क पर विरोध प्रदर्शन क्यों कर रहा है झामुमो? साहिबगंज बंद क्यों करवा दिया झामुमो ने? जनता को डिस्टर्ब कर कर क्या मिल रहा है? जब सीएम की खुद स्वीकृति है पूछताछ के लिए, तो जनता को क्यों आक्रोश बताना पड़ रहा है? को भी आने दीजिए। पर आपको मैं कहना चाहता हूं कि देखिए, जहां तक सवाल है कि ईडी को भी निष्पक्ष होकर के काम करनी चाहिए यहाँ पर, क्योंकि राज्य का सवाल है और राज्य में अस्थिर पैदा ना हो इस तरह की अस्थिरता तो आप ही लोग पैदा कर रहे हैं। अस्थिरता तो आप ही लोग पैदा कर रहे हैं। आपको तो चाहिए कि जब सीएम ने सहमति दे दी है, पूछताछ के लिए तैयार है हमारे मुख्यमंत्री, सामने आने के लिए तैयार है, सवालों का जवाब देने के लिए तैयार है, तो अब तो झामुमो सरकार में है, सरकार में रहते हुए आप किसी भी जिले को बंद करवा रहे हैं। किससे मांग कर रहे हैं? क्या मांग कर रहे हैं? जवाब लेने के लिए आप हमको बैठाए हैं, तो हमको जवाब देने दीजिएगा तब तो। जवाब पर आए सर, थोड़ा सा भटक जाते हैं सर, जवाब पर आए सर।
गया, कहाँ हरियाणा में ले गए, पंजाब में ले गए, उनकी बातों को बड़ी इत्मीनान से सुन रहे। नहीं, आपकी भी सुनूंगा, बिल्कुल आपकी भी सुनूंगा। अब यही चीज है कि मेरी बातों को आप नहीं सुनते, हमको बोलने नहीं दिया जाता। अच्छा, आप बोले, मैं सुन रहा हूं, आप बोले, मैं पूरे इत्मीनान से सुनूंगा, बताएं। कि देखिए, केंद्रीय जांच एजेंसियां जो है वो स्वतंत्र रूप से अपना काम करे, कोई उस पर पक्षपात ना हो, निष्पक्ष होकर के वो काम करे। हमेशा राज्य सरकार उसको सहयोग करने के लिए तैयार है। और जहां तक सवाल है कि केंद्र के इशारे पर अगर किसी चुनी हुई सरकार को इस तरह से अस्थिर करने का एक काम करे तो वहां क्वेश्चन मार्क आ जाता है। और लेकिन फिर भी हमारी जो सीएम है यहाँ की माननीय हेमंत सोरेन जी, वो अपनी जो कानूनी टीम है, उसका लीगल टीम है, उनसे डिस्कस करने के बाद और अपना व्यस्तता से समय निकालने के बाद 20 तारीख का समय उनको दिया गया है और उससे पूछताछ होगी, जवाब भी देगी। लेकिन जहां तक सवाल है कि जैसे बात आ रही है कि साहिबगंज बंद हुआ या बयान आ रही है राज्य में इस तरह की लॉ एंड ऑर्डर की बात है, लॉ एंड ऑर्डर कहीं भी किसी तरह का कोई भी ऐसे खराब नहीं होगा। लेकिन हाँ, ये जनभावना की बात है, निश्चित तौर पर लोगों का बात पूरी कर लेना, फिर करेंगे। सोचने का ये अधिकार है और उनके तहत अगर कोई व्यक्ति इस तरह की चीजों का अगर वो विरोध कर रहा है तो इसमें राज्य सरकार की किसी तरह का कोई सहमति नहीं है। चलिए, राज्य सरकार, चलिए ये आपने ठीक कहा, राज्य सरकार की सहमति नहीं है। राज्य सरकार की सहमति के बिना झामुमो साहिबगंज बंद करवा देता है और वहां पर कोई कार्रवाई नहीं होती। रुक करते हैं आंसू का। परवाज हमारे साथ जुड़े हैं। परवाज, जनाक्रोश की दुहाई दी जा रही है, बताया जा रहा है जनाक्रोश है, गवर्नर कहते हैं कि कैसा जनाक्रोश और क्यों जनाक्रोश? जो आरोपी है उससे पूछताछ होगी, कानून से बड़ा कोई नहीं है। धन्यवाद अभिषेक, आप लंबा परिचर्चा के बाद बोलने का मौका मिला। देखिए अभिषेक, एकदम छोटा छोटा उदाहरण देके हम इसको करेंगे। अभी हम बहुत ध्यानपूर्वक कांग्रेस के प्रवक्ता उनको सुन रहे थे, उन्होंने एकदम साफ साफ जिस तरह से बहुत सारा एग्जाम्पल भी कोट किया, लेकिन संविधान से लेके आंसू से परवाज बोल रहे हैं, आपकी बात हमने सुन ली, आंसू से परवाज बोल रहे हैं, उनकी बात पूरी करें। अगर संविधान का लेके चाहे कर्मकार जी हो चाहे संजय जी हो, अभी जो कोट किया था, तो उन्होंने एक चीज तो जरूर देखा होगा कि संविधान के अंतर्गत ही ना ईडी से जितना भी सख्त अनुपालन हो के जांच करता है, उसके थ्रू जब बात करते हैं आप इस तरह से जो बोल रहे लोग सड़क पे आ जाएंगे, जो अभी कल आज का अखबार में जो छपा, झारखंड के प्रवक्ता जो बोल रहे थे आक्रोश का, संजय भाई ने तो विद्रोह को ही परिभाषा बदल दिया। विद्रोह का परिभाषा आप हूल क्रांति के बारे बोले, आप सिद्धू कानू के बारे बोले, तो किसके लिए वो विद्रोह हुआ था? वो अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह हुआ था। यहाँ ईडी का चार्ज क्या लगा हुआ है? यहाँ फ्रेम यही लगा हुआ है कि आप करप्शन के चार्ज पे गिरे हुए हैं। ईडी डायरेक्ट नहीं आया है, ईडी एक ट्रेल का पीछा करते करते आया है, ईडी एक ट्रेल का पीछा करते करते आया है। और आप इस तरह से, जो आपका घोषणा पत्र पे था कि हम इस तरह सब कुछ निष्पादन करेंगे, वो हेडलाइन होना चाहिए निष्पादन का, ना कि आप ईडी खेल रहे हैं, आप कहीं ना कहीं छुप जा रहे हैं। और इस पे आप किसी तरह भी, चाहे जेएमएम हो चाहे कांग्रेस हो, दोनों मिलकर एक भ्रम का जाल फैला रहे हैं। आप अलग अलग कोर्ट कर रहे हैं, कोई जजमेंट का आप एग्जाम्पल दे रहे हैं, लेकिन आप गांधी परिवार को भी देखिए ना। गांधी परिवार आपका जो सर्वोच्च परिवार है, वो क्या केंद्रीय एजेंसियों के सामने समक्ष नहीं पेश हुआ है क्या? उसका आप एग्जाम्पल दीजिए। आप सहयोगी पार्टी है तो आप उसका भी एग्जाम्पल दीजिए ना। आप राज्य का लोगों को आप इस तरह से कर रहे हैं। स्टेट वाकई स्टेट का जो सब्जेक्ट है लॉ एंड ऑर्डर का, आप लॉ एंड ऑर्डर को ही ध्वस्त करने का बात कर रहे हैं। तो भाई आप किस तरह से संवैधानिक पोस्ट पे है, संवैधानिक आप कैसे ओथ लिए हुए हैं? चलिए, संविधान की बात हो रही थी, आपको देखना पड़ेगा। संविधान की बात की फैला रहे, आजसू ने संविधान की बात कर दी, कानून की बात कर दी, ईडी की बात कर दी। प्रतुल साहब हाथ उठा रहे थे। प्रतुल जी, आज जो ईडी ने पत्र लिखा है कैबिनेट सेक्रेटरी को, उसमें यह साफ लिखा हुआ है कि कैबिनेट सेक्रेटरी किसी भी तरीके का इंस्ट्रक्शन ऑर्डर नहीं दे सकती। पीएलएमए की धाराओं के तहत मनी लॉन्ड्रिंग के केस में अगर कोई समन इश्यू होता है, पूछताछ होती है, तो जांच अधिकारी को किसी तरीके का इंस्ट्रक्शन नहीं दिया जा सकता, कोई सवाल नहीं पूछा जा सकता। यह कानून में है। ईडी ने यह स्पष्ट कर दिया कि आप इसके लिए ऑथराइज नहीं है लिखने के लिए। लेकिन ईडी ने एक बहुत बड़ी बात लिख दी है उस पत्र में। ईडी ने कैबिनेट सचिव से पूछ दिया है कि आखिर आपने यह चिट्ठी किसके निर्देश पर लिखी है। बहुत बड़ी बात है। मैं आपको ईडी के लेटर को अगर पूरा समअप करके सुनाऊं, अगर जितना आपने दिखाया, बहुत पुरानी कहावत थी, मां अक्सर सुनाया करती थी, बेटा बेटी केकरो गोलहत्थे बैठल मंगरो।
यानी बेटा बेटी किसी और का, शादी किसी और का हो रहा है और मंगरो सारे रस्म निभा रही है। ईडी का यही तात्पर्य है साहब कि हमने सम्मन किया आपके अधिकारियों को, आपके डीसी को बुलाया, आपके तमाम अधिकारियों को बुलाया, लेकिन आप कैबिनेट सेक्रेटरी होकर अपने जो ब्रीफ है उसको एक्सीड कर रही हैं। और आप कौन होती हैं? आप क्या सक्षम अधिकारी या आपको जिसने आदेश दिया? ईडी के पत्र में इस बात का भी उल्लेख था, आपने जो दिखाया कि आपको जिसने आदेश दिया, अगर उसे के आदेश की इस प्रकार अवहेलना करते रहेंगी तो आपके खिलाफ भी आपराधिक मामला बन सकता है। और देखिए सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट कहा था, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि ईडी सम्मन के समय बाउंड नहीं है, आपको बताने के लिए कम शब्दों में अपनी बात बिल्कुल ईडी बिल्कुल बाउंड नहीं है। लेकिन जिस तरीके से विजय हांसदा जेएमएम के सांसद और जिस तरीके से हेमलाल मुर्मू जेएमएम के बड़े नेता ने बंद का आह्वान किया ईडी के खिलाफ, तो ये देश की पार्लियामेंट की शक्तियों को चैलेंज कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा फोल्ड की गई उस आदेश को चैलेंज कर रहे हैं। ईडी बीडी नहीं चलेगा। और इनके कांग्रेस के एक नेता ने क्या कहा था, हमने चर्चा की थी ना कि सेंधरा होगा, जंगली शिकार होगा। ईडी के अधिकारी क्या कोई जानवर है? आप उनकी हत्या करने का, मॉब लिंचिंग करने का आह्वान करते हैं, लेकिन कोई मुकदमा आज तक नहीं हुआ। जाहिर तौर पर सरकार फ्रस्ट्रेशन में है। और जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रवक्ता ने आधिकारिक रूप से कहा था, जनता का आक्रोश, कहां आक्रोश है साहब? निकल गई है सड़कों पे, लोग खुश हैं करप्शन के खिलाफ। संजय सिंह का रुख करते हैं। संजय सिंह जी, इस मामले में एसओपी जो कैबिनेट ने पास किया था, आज ईडी के पत्र ने जो पत्र लिखा गया है कैबिनेट सचिव को, वो पूरी तरीके से उस एसओपी को ही खत्म करने वाला है। क्या बिना कानून की पढ़ाई किए, बिना ये जानकारियां लिए हुए कि क्या भविष्य में होगा या कानून क्या कहता है, सुप्रीम कोर्ट का आदेश क्या है, एसओपी पारित कर दिया कैबिनेट ने? इस संबंध में एक ऐसा प्रकरण सुनाएंगे जो आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से हम चाहेंगे कि प्रदेश और प्रदेश के बाहर, कम शब्दों में संजय जी, कम शब्दों में ही जी, मेरे शब्द हमेशा कम रहते हैं, तार्किक रहते हैं, तथ्यों पर आधारित रहते हैं। नहीं, बहुत लंबा बोलते हैं, थोड़ा शॉर्ट। 2018 के जून में ईडी के द्वारा रॉ के चीफ के ऑफिस को एक शोकॉज भेजा गया था, ये लिखते हुए, ये आरोप लगाते हुए कि आपके ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग किया जा रहा है, कोलकाता बेस्ड टीवी चैनल को उसमें इन्वॉल्व करके जो शारदा स्कैम से जुड़ा हुआ है जी। इतना गंभीर मामला था कि रॉ चीफ को जाना पड़ा कैबिनेट सेक्रेटरी के पास इस विषय को लेकर, क्योंकि दो सेंट्रल एजेंसीज आपस में कॉन्फ्लिक्ट की स्थिति में थी जी। और दूसरा रॉ का एक ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन उससे प्रभावित हो रहा था जी। इसको लेकर फिर ये विषय पीएमओ तक गया और उसके बाद वहां से कैसे इसका निष्कर्ष निकला इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन ये खबर आपको पब्लिक डोमेन में न्यूज पोर्टल पे मिल जाएगा ऑथेंटिकेटेड। तो मेरा कहने का मतलब यही हुआ, ओवर रिच सेंट्रल एजेंसीज का होता है। एक इंटरनल सर्कुलर है ईडी का फरवरी 2002 का, दिखाएं उसको। सॉरी टू ऐसे नहीं बात करें। इंटरनल सर्कुलर को आप दिखा सकते हैं क्या किसी एजेंसी का? जो एजेंसी पार्लियामेंट के एक्ट से बनी है, नहीं की जा सकती। इंटरनल के सर्कुलर को आप नहीं दिखा सकते हैं। और अगर आप दिखाएं तो फिलिबस्टरिंग मत इंटरनल सर्कुलर नहीं दिखा सकते। नहीं, इंटरनल सर्कुलर आप कैसे दिखा सकते हैं? इसको सर्वोच्च न्यायालय ने एज हीनियस एज टेररिज्म बताया था और आप उसके इंटरनल सर्कुलर की बात कर रहे हैं। वक्त है छोटे से ब्रेक का। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।